हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे मार्च मंथ का आरबीआई सर्कुलर हम कवर करेंगे अपनी आज की इस क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है और आरबीआई सर्कुलर हम कवर करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज के साथ। तो इस वजह से ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली जो डिजाइन किए हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, काफी मेहनत लगी है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किए, तो मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। और इस तरह के ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है मैं आपके करंट अफेयर्स में भी कवर करूंगी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो मेरी क्लासेस होती हैं उसमें भी। और इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने आपके आरबीआई सर्कुलर्स में आज की अपनी इस क्लास में कवर किए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करने में काफी मेहनत लगती है और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो इस तरह की और क्लासेस आपकी ली जाएंगी स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज पे। ठीक है, तो मार्च मंथ का हमारा आरबीआई सर्कुलर हम कवर करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है उसमें वो कंटेंट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास आरबीआई इन न्यूज। इसमें हम सभी कुछ कवर करेंगे अपने आरबीआई सर्कुलर्स में। आरबीआई सर्कुलर्स होगा, बैंकिंग लाइसेंस होगा, फाइन इम्पोज्ड ऑन बैंक्स होगा, आरबीआई गाइडलाइंस एंड आरबीआई कहता है, ये सभी कुछ हम अपने इस क्लास में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है और इसके साथ साथ हम स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What is the name of centralized portal to be launched by RBI for licensing approval applications? पूछा क्या गया है कि लाइसेंस के जो लाइसेंस अप्रूवल एप्लीकेशंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले कौन से पोर्टल, कौन सा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम आपसे पूछा गया है। कौन सा पोर्टल बोला गया है? तो आरबीआई फॉर लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशंस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का क्या नाम है? उत्कर्ष, प्रवाह, दक्ष या फिर उड़ान? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रलाइज पोर्टल जो लॉन्च किया है उसका नाम पूछा गया है और वो पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, हिंदी में क्या है? लाइसेंस अनुमोदन आवेदन के लिए आरबीआई द्वारा लॉन्च किए जाने वाले सेंट्रलाइज पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन बी प्रवाह इज द राइट आंसर। Reserve Bank of India is set to introduce a new secured web-based portal called प्रवाह। प्रवाह का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशंस एंड ऑथराइजेशंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है प्रवाह का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस अप्रूवल एप्लीकेशंस के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है प्रवाह। ठीक है, एम्स इट सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आरबीआई ने आवेदन प्रक्रियाओं को सरल यानी कि इजी तरीके से और मैनेज्ड वे में करने के उद्देश्य के साथ एक नया सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल जिसका नाम है प्रवाह, ये शुरू करने के लिए तैयारी की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। समझ में आ गया सबको? सब कुछ क्लियर है? प्रवाह का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशंस। ठीक है, इट विल प्रोवाइड transparent timelines for the decision making process on the applications approval sought by the applicants। तो ये आवेदकों द्वारा मांगे गए आवेदनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए पारदर्शी समय सीमा भी प्रदान करेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल जिसका नाम है प्रवाह, और किस लिए लॉन्च किया है? फॉर लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए जाने वाले सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का नाम है प्रवाह, जिसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसी पे बेस्ड आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रवाह प्लेटफॉर्म। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? प्रवाह स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, ये राइट हो गया, फर्स्ट वाला राइट हो गया। सेकेंड में बोला गया है प्रवाह हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर ट्रेडिंग। रॉन्ग है ना, आरबीआई ने लॉन्च किया है इसको।
तो सेकंड क्या है, थर्ड क्या है हमारा, प्रवाह हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई फॉर लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशन, राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सॉरी ऑप्शन जो फर्स्ट है और थर्ड है वो दोनों ही राइट हो जाएंगे, और जो सेकंड है वो रॉन्ग है। इसी के साथ ही कौन सा ऑप्शन सी ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें फर्स्ट और थर्ड ओनली पूछा क्या गया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके साथ ही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स में पूछा गया है, ऐसे ही आ सकता है। अगर यहाँ पे कभी करेक्ट की जगह पे पूछा जाए कि कौन सा इनकरेक्ट है या ट्रू है या फॉल्स है, तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरह से आंसर करना है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट जो है उसमें बोला गया है कि प्रवाह स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक हो गया। सेकंड में बोला गया है प्रवाह हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर ट्रेडिंग, रॉन्ग हो गया ना। थर्ड में क्या बोला गया है, प्रवाह हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई फॉर लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशन, राइट हो गया। इसी के साथ ही यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट, करेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थ्री बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि 1 ओनली भी रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड तो रॉन्ग है ही है, और ऑप्शन डी जिसमें 1, 2 एंड 3 भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सही नहीं है ना, सेकंड वाला गलत है। इसी के साथ ही ऐसे ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम्स में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When was RBI फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड इन 2023, तो 2023 में आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो कब मनाया गया, सीधी सी बात है, जब भी आरबीआई का फाउंडेशन डे होता है उसी दिन तो आरबीआई का स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे मनाया जाएगा हर साल, तो 2023 में अलग थोड़ी ना हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैंने अपनी हर क्लास में बताया है जब भी आरबीआई का क्वेश्चन आया है, 1 अप्रैल इज द राइट आंसर 2023 में। और कब है फाउंडेशन डे विद द डेट एंड ईयर, तो वो है फाउंडेशन डे आरबीआई का, कब है फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935, कहाँ पे, इन कोलकाता। ठीक है, ये याद रखना है कोलकाता, ये मुंबई मत करना, आज मुंबई है लेकिन उस टाइम पे जब हुआ थी स्थापना तब कहाँ पे था, कोलकाता में। ठीक है, क्या बोला गया है देख लेते हैं। The Reserve Bank of India was established on 1 April 1935, जैसे मैंने बताया 1 April 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934. The central office of the RBI, initially set up in Kolkata, was permanently moved in Mumbai in 1937. ठीक है, उस टाइम पे तो कहाँ पे बना था, 1935 में कोलकाता में था हेड ऑफिस, अभी फिर कहाँ शिफ्ट हो गया, मूव कहाँ पे कर गया, 1937 में मुंबई में। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। ठीक है, शुरुआत में कोलकाता में स्थापित हुआ था आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय, अब स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1937 में। अगर कभी भी स्टैटिक बैंकिंग का क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो पूछा जा सकता है कि कब शिफ्ट करा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, केंद्रीय कार्यालय जिसको बोलते हैं, ये कब शिफ्ट किया गया था सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का कोलकाता से मुंबई, तो वो किया गया था 1937 में। ठीक है, बना था 1935 में, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसको शिफ्ट कर दिया गया था कोलकाता से मुंबई 1937 में। छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करते चलना है, और पूछेंगे जाएगा किस एक्ट के अंडर, तो आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है नॉट ट्रू, ये देखना है, कहीं पे लिखा रहता है ट्रू, कहीं पे नॉट ट्रू, कहीं पे फॉल्स, कहीं पे ट्रू या करेक्ट इनकरेक्ट, इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नॉट ट्रू पूछा गया है। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट ऑप्शन ए है, वो राइट है या नहीं देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन मुंबई, राइट है, मुंबई में, अभी तो प्रेजेंट में मुंबई में है ना, तो ठीक है। सेकंड में क्या है, इट वाज सेट अप
एज अ प्राइवेट शेयरहोल्डर्स बैंक्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। अगर किसी ने मेरे स्टैटिक बैंकिंग की क्लासेस देखे हैं तो उसमें हमने ये पॉइंट कवर किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भी ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। ठीक है, अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा। ऑप्शन डी में क्या है, आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935 इन मुंबई। रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि 1935 मैंने आपको बताया था कोलकाता में था। ठीक है, उसके बाद ये 1937 में मुंबई शिफ्ट हुआ। इसके साथ ही ये रॉन्ग हो गया, तो नॉट ट्रू में एक ऑप्शन डी है। ई देख लेते हैं, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल, इश्यूइंग एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी। राइट है, तो एक ही ऑप्शन आपका रॉन्ग है, वो है ऑप्शन डी। ठीक है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू कौन सा है, ऑप्शन डी, जिसमें ये बोला गया है कि अप्रैल 1935 में आरबीआई जो स्टैब्लिश्ड हुआ था मुंबई में हुआ था, लेकिन मैंने आपको अभी ही पढ़ाया है कि वो कोलकाता में हुआ था और मुंबई में 1937 में शिफ्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ये याद रखना। और इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाए एग्जाम्स में, तो आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस करना है, तभी आप लोगों को अच्छे रिस्पांस के कारण अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। काफी मेहनत लगती है इस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन करने में। ठीक है, और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हिमानी_UK मेरा टेलीग्राम चैनल है। और अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, 10HB मेरा कोड रहेगा। अनअकैडमी पे आप लोग मुझे अदर क्लासेस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे, और कोड रहेगा 10HB। फर्स्ट टाइम अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं अनअकैडमी का, तो आपसे एक अनलॉक कोड पूछेगा जिसमें आप लोगों ने 10HB ही लिखना है। अनलॉक कोड भी मेरा है 10HB। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं 10HB फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और टेलीग्राम है Himani_UK, आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए सभी क्लासेस के अपडेट के रिगार्डिंग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, वो तो बोलने वाली बात नहीं कि आप अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू मेक एवरी सिटीजन अ यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। आरबीआई का एक जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन मोटो है, वो क्या है, आरबीआई का मेन है कि एवरी सिटीजन अ यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो डिजिटल भुगतान करे या उसका यूजर्स बने, ये आरबीआई का मिशन है। आरबीआई ने ये मिशन शुरू किया है। इस मिशन का आपसे नाम पूछा गया है, क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर पेमेंट डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला गया है, while digital payments have skyrocketed during the past few years, ठीक है, a significant portion of the population still does not use डिजिटल पेमेंट्स फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। बोला गया है कि जबकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है अपनी डेली लाइफ में कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है वो आसमान छू गए का मतलब है कि काफी तेजी से बढ़ा है। आप लोगों ने भी काफी बार कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट किया होगा, पेटीएम से थ्रू, फोन पे के थ्रू, किसी भी तरीके से। तो काफी ज्यादा जो है ये चलन में आ गया, काफी लोगों ने इसका यूज किया। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन का कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है पॉपुलेशन का हमारे देश में, वो डिजिटल पेमेंट का यूज नहीं करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यही मिशन है, हर पेमेंट डिजिटल, की जो प्रत्येक नागरिक जो है, मतलब जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या यूज करे, डिजिटल पेमेंट का यूजर्स बने। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मिशन है। इस मिशन का नाम है हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है, हिंदी में इसको देख लेते हैं। जबकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान आसमान छू गया है, ये बोला गया, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपने डेली लाइफ में जो है काफी आप लोग ट्रांजेक्शन करते होंगे डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया कोड स्कैन करके या कुछ भी इस तरह से। तो उसमें बोला गया है कि आबादी का अभी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है हमारे पॉपुलेशन का, अभी भी अपने डेली ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट का उपयोग नहीं करता है। और इसी को कवर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर पेमेंट डिजिटल एक मिशन शुरू किया है, जिसका मेन मोटो रहेगा कि हर नागरिक जो है देश का वो डिजिटल पेमेंट यूजर बने। ठीक है,
नेक्स्ट पे इसमें क्या पॉइंट है, पहले इसका थीम देख लेते हैं, थीम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम क्या रहेगा, थीम ऑफ द अवेयरनेस वीक इज अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड टीच अदर ऑल्सो, ठीक है। इसका थीम क्या है, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड टीच अदर ऑल्सो। थीम काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट में क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू ब्रिज दिस गैप आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लॉन्च ए मिशन, मिशन क्या लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल, जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, with the aim of making every citizen in the country a user of digital payments as part of Digital Payment Awareness Week 2023। इस अंतर को पाटने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह, जिसको बोलेंगे डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023 के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल पेमेंट का यूजर्स बनाने के उद्देश्य से जो मिशन लॉन्च किया है वो है, क्या है, हर पेमेंट डिजिटल। तो वो मिशन जो है हमेशा इंग्लिश में याद करना है आपने, ये जो रहेगा हर पेमेंट डिजिटल, ठीक है, इस तरीके से याद करना है, क्योंकि काफी टाइम पे जो होता है ना हिंदी में मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जैसा मिशन है या कोई कोटेशन है या जो भी थीम्स है, ये सब आपने इंग्लिश में याद करनी जैसे आपको दिया गया है, क्योंकि हिंदी में मीनिंग काफी टाइम पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस जो वीक है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023, इसका थीम है अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड टीच अदर ऑल्सो। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पेमेंट डिजिटल मिशन। तो इस पेमेंट जो है, जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट देख सकते हैं कौन सी सही है कौन सी नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट। It has been launched by RBI on the occasion of Digital Payment Awareness Week 2023। राइट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी राइट है। सेकंड में हमारा क्या है, द कैंपेन थीम इज डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, ठीक है। इस कैंपेन का क्या थीम है, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। क्या राइट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट हो जाएगा ना। डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, ये इस कैंपेन का थीम है। इसको ये हिंदी में लिखा गया है, इसका इंग्लिश में क्या है, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड टीच अदर ऑल्सो, इसका थीम है, ठीक है। ये थीम यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, ये कैंपेन का थीम है। तो राइट हो गया, क्योंकि इंग्लिश में वो है, हिंदी में ये लिखा गया है, मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट क्या है, एज पार्ट ऑफ दिस मिशन द आरबीआई हैज लॉन्च्ड 75 digital villages program under which 75 villages across the country will be adopted the convert them into digital payment enabled villages, ठीक है। राइट हो जाएगा ये भी। तो ऑप्शन डी इज द राइट, क्यों, क्योंकि 1 एंड 2 एंड 3 सभी इसमें राइट है। करेक्ट पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, तो तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। वन ओनली वन तो करेक्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी, वन एंड थर्ड तो तीनों ही है। तो ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपने करने हैं। चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल बैंक्स डेटा सेंटर एंड एन इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इन डैश। तो पूछा गया है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने किस सिटी में सेंट्रल बैंकिंग यानी कि केंद्रीय बैंक के डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है, किस शहर में रखी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर इज द राइट आंसर, ठीक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इनिशिएटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइजेस कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, इन भुवनेश्वर उड़ीसा ड्यूरिंग अ फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने एक शिलान्यास समारोह के दौरान भुवनेश्वर उड़ीसा में एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की स्थापना की शुरुआत की है। किसने, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने। कहां पर की है, तो उड़ीसा की सिटी, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में की है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर ऑफ आरबीआई।
फर्स्ट क्या है, आरबीआई गवर्नर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, राइट हो गया। और सेकंड में क्या है, आरबीआई गवर्नर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद तेलंगाना। रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा इसका राइट आंसर। हैदराबाद तेलंगाना रॉन्ग हो गया, तो ओनली वन। ठीक है, पूछा क्या गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो वन ओनली। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है। 1 and 2 ओनली इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेकंड रॉन्ग है। नाइदर 1 नाइदर 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो फर्स्ट है वो सही है, तो दोनों में से एक तो सही है ना, तो नाइदर कैसे हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप इसी तरह की हैबिट बना लेंगे तो। ठीक है, और कैसा रहा ये सेशन मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह का सेशन आप लोगों के लिए रहा, इंपॉर्टेंट रहा, हेल्पफुल रहा, तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन डिजाइन कर पाऊँ करंट अफेयर्स के भी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी, आरबीआई सर्कुलर के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज यूपीआई लाइकली टू एक्सटेंड द टू विच कंट्रीज, तो भारत का यूपीआई जो है वो किन देशों तक विस्तारित होने की संभावना है, ऑल ऑफ दीज, तो इन्हीं सब कंट्रीज तक, इंडोनेशिया है, मॉरिशियस है, यूएई है, सभी तक यूपीआई जो है, यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत का एक्सटेंड करेगा कौन कौन सी कंट्रीज में, इंडोनेशिया, मॉरिशियस और यूएई। UPI is shortly to be connected to comparable networks in Indonesia, Mauritius and the UAE। ठीक है, तो भारत का जो यूपीआई है वो जल्द ही इंडोनेशिया, मॉरिशस और यूएई में तुलनीय नेटवर्क से जुड़ा होगा, ये इसमें बताया गया है। Second point है, this occurs a week after Singapore's PayNow launched cross-border connection for real-time digital payments। तो ये सिंगापुर के PayNow द्वारा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स के लिए क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन लॉन्च करने के एक सप्ताह के बाद हुआ है। The Indian diaspora will soon be able to quickly and cheaply deal across international borders by scanning QR codes। तो भारतीय डायस्पोरा जल्द ही क्यूआर कोड को स्कैन करके अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार जल्दी और सस्ते में सौदा करने में सक्षम होगा। यही सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टू फैसिलिटेट क्विकर रेमिटेंसेस बिटवीन द टू नेशंस, सिंगापुर पे नाउ नेटवर्क एंड इंडियाज यूपीआई वर कनेक्टेड। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डैश लॉन्चेस 2 सर्वेज टू गैदर यूजफुल इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। इनमें से किसने मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए उपयोगी इनपुट इकट्ठा करने के लिए 2 सर्वेक्षण किए हैं, 2 सर्वे किए हैं, किस लिए, तो यूजफुल इनपुट्स गैदर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, किसने किए हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, आरबीआई ने किए हैं, 2 सर्वे किए हैं, कौन कौन से किए हैं देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च 2 सर्वे, the result of which provide useful inputs for the central bank's bi-monthly monetary policy। तो आरबीआई ने 2 प्रमुख सर्वेक्षण यानी कि 2 सर्वे किए हैं जिनके परिणाम स्वरूप सेंट्रल बैंक की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए उपयोगी इनपुट यानी कि यूजफुल इनपुट जो है वो प्रदान करते हैं। फर्स्ट सर्वे क्या है, वन ऑफ द सर्वे इज टू नो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, जो परिवार है, हाउस होल्ड हैं, उनकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को जानने के लिए किया गया है फर्स्ट सर्वे। ठीक है, याद रखना फर्स्ट सर्वे जो किया है वो क्यों किया है, टू नो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउस होल्ड। तो एक सर्वेक्षण परिवारों की मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को जानने के लिए है, और सेकंड सर्वे जो है वो क्या है, गॉज द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो दूसरे जो
कंज्यूमर्स हैं उनके विश्वास को भांपने के लिए, उपभोक्ता बोलते हैं कंज्यूमर्स को, तो गॉज द कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस, तो कंज्यूमर्स के विश्वास को भांपने के लिए किया गया है सेकंड। ठीक है, दो सर्वे आपको बता दिए। फर्स्ट सर्वे याद रखना है इन्फ्लेशन, नो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउस होल्ड, सेकेंड इज द गॉज द कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, दो सर्वे किए हैं, लॉन्च किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किस लिए, यूजफुल इनपुट्स फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें क्या बोला गया है कि द मार्च 2023 राउंड ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वेज ऑफ हाउसहोल्ड आरबीआई सेड एम्स एट capturing subjective assessments on price movements and inflations based on their individual consumption basket across 19 cities। ठीक है, तो मार्च 2023 के राउंड ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स आरबीआई ने कहा कि इसका उद्देश्य 19 शहरों में उनके व्यक्तिगत उपभोग बास्केट के आधार पर मूल्य आंदोलनों और मुद्रास्फीति पर व्यक्तिपरक आकलन करना है। सेकंड में बोला गया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस स्टडी 2 इज कंडक्टेड इन 19 cities। द आरबीआई said results of the survey provide useful inputs for monetary policy। The next meeting of the RBI rate setting panel monetary policy committee is scheduled during अप्रैल 6/8/2023। बोला गया है कि उपभोक्ता विश्वास अध्ययन, ठीक है, हिंदी में सब कुछ है इसमें, 19 शहरों में आयोजित किया जाता है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो सर्वे है उसके परिणाम मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूजफुल इनपुट्स प्रदान करना है। और आरबीआई के निर्धारण पैनल जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी समिति के अगली बैठक जो है वो 6 से 8 अप्रैल 2023 के दौरान निर्धारित की गई है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। पूछा गया है कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन गिवन परमिशन बाय द आरबीआई टू ट्रेड इन रुपीज रिसेंटली। हाल ही में आरबीआई ने किन देशों को रुपये में व्यापार करने के लिए अनुमति दी है। ठीक है, 18 कंट्रीज को दी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी कंट्रीज को दी है, 18 कंट्रीज को। 18 कंट्री हैव बीन गिवन परमिशन बाय द आरबीआई टू ट्रेड इन रुपीज रिसेंटली। आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स from 18 countries to open social vostro rupee accounts SVRAs to settle payments in rupees, the government said। तो क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को रुपये में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वॉस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है। ठीक है, RBI has permitted banks from 18 countries to open special vostro rupee accounts to सेटल पेमेंट्स इन रुपी, द गवर्नमेंट सेड। ठीक है, कितनी कंट्रीज, 18 कंट्रीज को। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं देख लेते हैं। इन 18 देशों में है कौन कौन सी, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम। इन सब कंट्रीज में शामिल है, 18 कंट्रीज में। ठीक है, चलेंगे इस पे नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमिशंस टू कंट्रीज बाय द आरबीआई टू ट्रेड इन रुपीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये पूछा गया है कि क्या विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ओपन स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट्स टू सेटल पेमेंट्स इन रुपीज। राइट हो गया, ठीक है, ये सही है, 18 देशों को दिया है। 18 नेशन इंक्लूडेड बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड यूनाइटेड किंगडम। यही को जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो यही सब तो कंट्रीज हैं। ठीक है, राइट हो गया ना, इसके साथ ही राइट हो गया। ठीक है, तो दोनों सही है, तो क्या लिस्ट में होगा, ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, दोनों सही है। फर्स्ट 18 कंट्रीज को मिला है ओपन सोशल वॉस्ट्रो रुपये अकाउंट के लिए रिगार्डिंग परमिशन मिली है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और 18 नेशंस में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं ये भी हमने देख लिया अभी, तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी के साथ ही ऑप्शन सी 1 और 2 इज अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर क्या पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन MOU with central bank of which among the following countries to enhance cooperation and jointly enable innovation in financial products and सर्विसेज। तो आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त रूप से नवाचार को सक्षम करने के लिए
किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द राइट आंसर। The RBI on March 15 said that it has signed a MOU with the Central Bank of UAE for promoting innovations in financial products and services। ठीक है, किसके साथ MOU साइन किया है? तो यूएई के, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के साथ किया है। कब किया है? 15 मार्च को किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है। फर्स्ट मैं पॉइंट बता रही हूँ, वो पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 मार्च को एक MOU साइन किया है। किसके साथ किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया है। क्यों किया है? फॉर प्रमोटिंग इनोवेशंस इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, क्लियर हो गया? चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? बोथ सेंट्रल बैंक्स विल कोलैबोरेट ऑन वेरियस इमर्जिंग एरियाज ऑफ फिनटेक, स्पेशली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCs, एंड एक्सप्लोर interoperability between the CBDCs of UAE Central Bank and the RBI। तो दोनों सेंट्रल बैंक्स ने, दोनों मतलब है कि RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, ठीक है, दोनों सेंट्रल बैंक्स ने फिनटेक के विभिन्न उभरते सेक्टर्स, विशेष रूप से CBDCs पर सहयोग करेंगे और यूएई के सेंट्रल बैंक और RBI के CBDCs के बीच का अंतर भी पता लगा पाएंगे। इस पॉइंट में बोला गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। Central Bank of UAE and RBI will jointly conduct proof of concept and pilots of bilateral CBDCs bridge to facilitate cross-border CBDCs transactions of remittance and trade। क्या बोला गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई और RBI संयुक्त रूप से प्रेषण और व्यापार की सीमा पार CBDC लेन देन की सुविधा के लिए द्विपक्षीय CBDC पुल के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और पायलट का संचालन भी करेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है? RBI हैज इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो RBI ने म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने महीने का प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगाया है? तो वो लगाया है 6 मंथ का। किस पे लगाया है? म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर। क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा है कि कितने मंथ्स का रेस्ट्रिक्शन लगाया है। पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन जो ये बैंक है ये कहाँ का बैंक है, किस स्टेट पे बेस्ड है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो तमिलनाडु बेस्ड है। ठीक है, क्या बोला गया है डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया है RBI इम्पोज्ड ऑफ ₹5,000 कैप ऑन विड्रॉज बाय इंडिविजुअल कस्टमर फ्रॉम तमिलनाडु बेस्ड। देख लिया आपने, यहाँ पे तमिलनाडु बेस्ड है। क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ का बैंक है, तो तमिलनाडु का बैंक है। ठीक है, म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक as part of several restrictions slapped on the lender due to its deteriorating financial conditions। ठीक है, RBI ने अपनी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ऋणदाता पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के तहत तमिलनाडु स्थित म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा निकासी पर कितना 5,000 रुपये की सीमा लगाती है। कितना ही वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं जो वहां के कस्टमर है म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के, तो 5,000 रुपये तक ही वो अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है तमिलनाडु बेस्ड म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। कितना लगाया है? 5,000 तक का विड्रॉ लगाया है। कितने महीने के लिए लगाया है? 6 मंथ के लिए लगाया है। किस बैंक पर लगाया है? म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे। कहाँ का बैंक है? तमिलनाडु का बैंक है। किसने लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? The restrictions on the lender will remain in the force for 6 months from the close of business on March 3rd and are subject to review, the RBI said in a statement। ठीक है, RBI ने ये भी कहा है अपने एक स्टेटमेंट में कि ऋणदाता पर प्रतिबंध 3 मार्च को कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेगा और समीक्षा के अधीन रहेगा। ठीक है, कब से शुरू हो गया है ये रिस्ट्रिक्शन? 3 मार्च से शुरू हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, 3 मार्च से शुरू हो गया है बैंक पर, 6 महीने तक रहेगा, 3 मार्च से आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है with curbs in place, the cooperative bank without approval of the RBI cannot grant loan, make any investment and disburse any payment। The lender cannot dispose of any of its properties among others। तो
प्रतिबंधों के साथ ही सहकारी बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना ऋण नहीं दे सकता और कोई निवेश नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब तो होता ही है जिस पे रेस्ट्रिक्शन लग जाती है जिस भी बैंक पर। क्या क्या उस पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगी हैं वो देख लेते हैं। तो इस रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही जो कोऑपरेटिव बैंक है वो आरबीआई की परमिशंस के बिना भी लोन भी नहीं दे सकता, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता, कोई पेमेंट भी नहीं कर सकता, और जो है बैंक दूसरों के बीच में अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान भी नहीं कर सकता, यानी कि द लैंडर कैन नॉट ऑल्सो डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टीज अमंग अदर्स। ठीक है, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के म्यूसली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर, जो तमिलनाडु का बैंक है, 6 मंथ के अंत तक। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्योंकि इसमें लिखा है जो भी स्टेटमेंट जो है समीक्षा के अधीन होगा, जो भी समीक्षा की जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही ये देखा जाएगा कब तक रहेगा। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी पे अभी आप लोगों को जो डिस्काउंट चल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को कितना पे करना होगा सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप है 371, ठीक है, पर मंथ, और 12 मंथ्स में कितना करना होगा 632 फॉर पर मंथ, और 6 मंथ का अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको करना होगा 1039 पर मंथ। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पे आप लोगों को ये डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा। कोड आप लोग यूज करेंगे 10HB, जो यहाँ पर दिया गया है कोड 10HB, मैं लिख के बता देती हूँ, यहाँ पर दिया ही गया है। ये कोड यूज करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को कोड यूज करना है 10HB मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, 10HB कोड रहेगा। और ये जो मैंने आपको दिया है आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप 24 महीने का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको 371 रुपीज पर मंथ पे करना होगा। अगर आप 12 महीने का लेते हैं, 24 महीने का मतलब है कि 2 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर आप लेंगे तो 371 आपको पर मंथ है। अगर आप 1 साल के लिए लेंगे 12 महीने के लिए तो आपका कितना है 39% आप सेव कर सकते हैं, कितना 632 पर मंथ। और अगर आप 6 महीने के लिए लेंगे तो आप 1039 पर मंथ। तो जैसे आपको सुटेबल है, जैसा आपका पॉकेट फ्रेंडली होता है, आप उसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, तो हमारी इस क्लास में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको सभी जो क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सके एग्जाम प्लस अकेडमी पे। ठीक है, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्लासेस की नोटिफिकेशन लेते रहिए और पढ़ाई को धुआंधार तरीके से करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जरूर से क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छा मोटिवेशन मिले, काम करने का और ज्यादा मन करे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।